ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि उस लॉ से हमें ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी इनर्शिया के बारे में पता चलता है। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है। स्टेट ऑफ मोशन, ठीक, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग जो है वो बस तुम ऐसे समझ लो, वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है जो हमारे काम की बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं करना चाहता, यानी जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से वो जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से चलते रहना चाहता है। अगर हम उसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन कुछ भी बदलना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड दैट एफर्ट इज़ जनरली ए फोर्स। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, और इन प्रैक्टिकल सेंस यू कैन से वेलोसिटी विल चेंज। और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ से ही, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हम सेकंड लॉ तक पहुँच जाते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमारा था उसी से हम सेकंड लॉ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे अभी अभी डिस्कशन किया वही बात है कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है, और अगर हम चेंज करें फिर भी हम चाहते हैं कि चेंज हो तो हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल क्या है, ठंडा मौसम है तो हमारे बॉडी में और माइंड में भी इनर्शिया हो जाता है कि अगर बेड में पड़े हुए हैं तो निकलना ही नहीं चाहते हैं, ठंड लग रही है। अगर बाहर धूप में बैठे हैं तो धूप से अंदर नहीं आना चाहते हैं। इनर्शिया एक तरह का हो जाता है, हम जहाँ हैं वहीं रहने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन फिर भी काम का जो फोर्स है, काम का जो फोर्स है वो हमें अपना इनर्शिया को हटाने को मजबूर करता है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, वो चाहता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो, बट एफर्ट लगाकर उसके स्टेट ऑफ मोशन को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन अगर हमें लाना है यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो हमें कुछ फोर्स चाहिए। तो सेकंड लॉ उसी फोर्स को और जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ है उन दोनों को रिलेट करता है। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहे हैं, हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार मास में चेंज भी होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मास में चेंज नहीं होगा। तो F इज़ इक्वल टू क्या मिल जाता है? ma। एक तो तरीका ये है सेकेंड लॉ को कहने का कि जो फोर्स लगाएंगे उससे एक्सेलरेशन आएगा, तो ये फोर्स उस एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो होगा मास, प्रोवाइडेड दैट मास इज़ नॉट चेंजिंग। अगर चेंज हो रहा है तो भी F इक्वल टू ma रिलेशन सही होगा। एक तो तरीका ये है सेकेंड लॉ को कहने का। दूसरा तरीका ये है कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज इनिशियली जा रहा था u वेलोसिटी से, मान लो जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये थी, और फोर्स हमने लगाया, फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज हो गया। इनर्शिया की वजह से क्या होगा? अपने आप चेंज नहीं होगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ और चेंज होकर वेलोसिटी हो गई मान लो v। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन को हमने चेंज कर दिया। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने से क्या होगा, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज होगा? तो पहले वेलोसिटी u थी और लेट मास जो था बॉडी का वो था m। तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना था? इनिशियल लीनियर मोमेंटम, p सिंबल हमने यूज़ किया था, याद होगा। तो पी आई यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी u थी, मास m था, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हुआ mu। सिमिलरली फाइनल लीनियर मोमेंटम pf हो गया
mv। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज हो गया, यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन में चेंज हो गया। अमाउंट ऑफ मोशन में चेंज तभी होता है जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, यानी कि फोर्स के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन जानने के लिए कितना चेंज हुआ ये जान लेते हैं। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, तुम ऐसे समझो कि तुम्हारा कोई दोस्त साइकिल चला रहा है और तुम अगर धक्का लगाने लगो, साइकिल चला रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तुम धक्का लगाने लगो। मान लो कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था, पहले से इस डायरेक्शन में जा रहा था। साइकिल नहीं बना रहे हैं वरना अच्छी बनेगी नहीं, फिर तुम हंसोगे, इसलिए बनाएंगे ही नहीं। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था u वेलोसिटी से, तुमने इधर से इसको पुश कर दिया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में पुश कर दिया। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेलोसिटी u थी, वो चेंज होकर v हो गई, ठीक है, बढ़ गई। मान लो उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो बढ़ जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा दोस्त उधर से आ रहा है साइकिल चलाते हुए और तुम इस तरफ से, उल्टे तरफ से कोशिश करो रोकने की, तो क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगी। तो हम एक इजी एग्जांपल पहले समझते हैं। पुश वाला एग्जांपल इजी है, भाई सीधी बात है, किसी को भी सपोर्ट करना इजी होता है, अपोज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो तुम्हारा दोस्त जिस डायरेक्शन में साइकिल लेके जा रहा है, तुम उसी डायरेक्शन में धक्का लगाने लगो, पीछे साइड में कैरियर को पकड़ के धक्का लगाने लगो। तो उससे क्या होगा, स्पीड बदल जाएगी, u से बढ़कर मान लो v हो गई। डायरेक्शन सपोज वही रहा, हैंडल अगर नहीं मुड़ता है तुम्हारा दोस्त और तुम दोस्त को गिराना नहीं चाहते हो तो साइड से धक्का नहीं दोगे। दोस्त को गिराना है, गलत बात है, नहीं गिराना है, बैक साइड से धक्का देना है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए धक्का देना है। तो उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, u से बढ़कर v हो गई। डायरेक्शन वही था लेकिन स्पीड या डायरेक्शन में कुछ भी बदले तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, कुछ नंबर्स ले लेते हैं तो समझना इजी होगा। मान लो तुम्हारा दोस्त जा रहा था, सपोज जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था, बहुत ज़्यादा है 5 मीटर, कम कर देते हैं, चलो 2 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था और तुमने धक्का दिया, धक्का देकर तुम्हें स्पीड करना है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना करना है, बहुत ज़्यादा होता है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर भी चलो मान लेते हैं, जैसे बचपन से ही मानते आ रहे, एक आदमी ने 500 केले खरीदे, तो क्यों खरीदे पता नहीं, बट ऐसे ही खरीदता था क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। वैसे ही मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था तुम्हारा दोस्त और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड तुम्हें करना है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या हैं कि तुम एक कम स्ट्रेंथ का फोर्स ज़्यादा देर तक लगाओ, और दूसरा ऑप्शन है एक साथ बहुत ज़ोर से धक्का मार दो, जैसे फिल्मों में होता है, एक लात हमारी कहाँ से कहाँ चलेगा, अचानक से बड़ा फोर्स लगा दो। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देर तक एक कम स्ट्रेंथ का फोर्स लगाते रहो, ऐसे धक्का देते रहो थोड़ी दूर तक, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, या एकदम से ज़ोर से धक्का दे दो। दो ऑप्शन है। तो 2 से 5 तो दोनों ही केस में हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ज़्यादा टाइम लेते हो तो ये जो पुश है इसका स्ट्रेंथ कम होगा, और अगर कम टाइम में ही स्पीड बढ़ाना है तो ये जो पुश है यानी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं यानी वेलोसिटी में चेंज, कितना फोर्स लगाया, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अभी जैसे डिस्कस किया उससे समझ गए होगे कि कितना चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज अगर होगा तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम में भी चेंज होगा। तो लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, कितने स्ट्रेंथ का पुश लगाया गया था, कितना टाइम लगा, ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो ये रिलेशन हमें सेकंड लॉ से पता चल जाता है। कैसे, ये हमारा लीनियर मोमेंटम इनिशियली था, ये फाइनल हो गया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, जब हमने एक फोर्स लगाया, पुश लगाया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा पी मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। देखो फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, चलो लिख ही देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जब भी निकालेंगे तो हमेशा फाइनल से इनिशियल को निकालेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस यू, और यू कैन राइट एम डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया। और अभी जैसे बात हो रही थी टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन होगा,
तो अगर ज़्यादा टाइम लेते हो तो कम स्ट्रेंथ का फोर्स लगेगा, और कम टाइम लेते हो तो ज़्यादा स्ट्रेंथ का फोर्स लगेगा फॉर द सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अब टाइम के साथ रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो हो गया, अब टाइम के साथ इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे कि कितने टाइम में ये काम हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। डेल्टा पी को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, यानी कि कितना टाइम लगा, मान लो डेल्टा टी टाइम लगा तो हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एम। देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किया है, इधर क्या मिला, एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और यहाँ पर जो हमने डेल्टा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, जैसे पहले 2 थी फिर डायरेक्ट 5। क्या ऐसा पॉसिबल है, 2 से डायरेक्ट 5 वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड 2 से 5 डायरेक्ट हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं हो सकती। जब तुम धक्का लगा रहे होगे तो एक साथ 2 से 5 नहीं होगी, भले ही तुम कितनी भी तेज़ी से धक्का लगाओ, कितना भी कम टाइम लो, कितना भी बड़ा फोर्स लगाओ, डायरेक्ट 2 से 5 नहीं होगा। 2 से 2.5 भी होगा, 3 भी होगा, 3.5 भी होगा, 4 भी होगा, मतलब ये वैल्यूज़ भी डायरेक्ट नहीं होगी। मतलब ये जो चेंज है ये कंटिन्यूस चेंज है, ये कोई डिस्क्रीट चेंज नहीं है कि 2 के बाद डायरेक्ट 5 हो गया, या 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 हो गया। अगर 0.5 का भी इंटरवल लिया तो भी वो बात कहना सही नहीं होगा, बिकॉज ये चेंजेस होते हैं कंटिन्यूस। तो जब हम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो इसमें हम ये भी कहेंगे कि यहाँ जो डेल्टा टी है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि कंटिन्यूस चेंज जब होता है तो हम इंस्टेंट्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज इन लीनियर मोमेंटम यहाँ पर होगा, यहाँ इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो हमें क्या लिखना चाहिए, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और इधर मास तो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए मास को लिमिट से बाहर रखेंगे। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। नाउ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, मास। और ये जो क्वांटिटी थी, जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो हम कैलकुलस यूज़ करके रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो d बाई डी टी ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो समझते ही होंगे, फिर भी बोल देते हैं। d बाई डी टी क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और द ऑपरेटर विच चेंजेस रेट ऑफ विच कैलकुलेट्स रेट ऑफ चेंज। तो ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ व्हाट, किस चीज़ में चेंज कैलकुलेट कर रहा है, वेलोसिटी में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें क्या क्या कहा गया था कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो तो फोर्स होता है, तो उसको हमने लिख दिया फोर्स। ठीक है, और इधर हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को भी डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें अप्लाइड फोर्स और उसकी वजह से होने वाले चेंज इन लीनियर मोमेंटम का रिलेशन देता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कई बार इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है जो इस इक्वेशन में लिखा है। कैसे, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, उसी चीज़ को दोबारा से लिख लिया है। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स होना चाहिए, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि लगाए गए फोर्स पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी बात को बोल दिया गया है, बस अंग्रेजी में बोल दिया और कुछ नहीं। क्या बोला था कि कितना चेंज इन मोमेंटम होगा और कितनी देर में होगा, ये दोनों ही बातें अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करती हैं।
देखो डेल्टा टी इधर आ रहा है, या ऐसे डेल्टा वाले टर्म्स में लिख लो तो शायद समझने में और आसानी होगी। ऐसे ही लिख लेते हैं, हालांकि सही ये ही है बट ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। देखो डेल्टा टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम अगर ज़्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर ज़्यादा टाइम लिया तो फोर्स कम हो जाएगा, और सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए अगर टाइम कम लिया तो फोर्स बड़ा हो जाएगा। मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें उतना ही करना है, 2 से 5 ही करना है मान लो स्पीड, ठीक है। एक बार अगर बड़ा फोर्स लगाया, बड़ा फोर्स कब होगा, जब टाइम कम होगा, यानी कम टाइम में बड़ा फोर्स लगा के उतना ही मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ताकत नहीं है, दुबले पतले हैं और दोस्त को फिर भी सपोर्ट करना चाहते हैं, दुबले पतले होने से क्या है, सपोर्ट करने का मन है मेरा, हम करेंगे। तो करना तो हम चाहते हैं, फोर्स लगाएंगे, 2 से 5 हमें करना है दोस्त की स्पीड को, बट क्या होगा, हमें ज़्यादा देर तक धक्का लगाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, ज़्यादा देर तक धक्का लगाएंगे लेकिन काम तो हो ही जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सेकंड लॉ को दूसरे तरह से बोलने के लिए हमें मदद करती है। तो दूसरा तरीका क्या है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये सेकंड लॉ हुआ, इसका हम यूज़ करेंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और इसमें जो याद रखने की बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली है, वो है ये कि ये जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और इसमें जो F है दिस विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हम बार बार नेट एक्सटर्नल फोर्स इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे किसी पत्थर को अगर ले लिया, ये मान लो हमारा एक पत्थर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब आपस में हमेशा ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये सारे फोर्सेस कहलाते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो पत्थर तो चाहे तुम उसे हाथ में लेकर फेंको हवा में या ज़मीन पे पड़ा रहने दो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं पत्थर के, वो आपस में फोर्स तो हमेशा ही लगाएंगे। यानी यहाँ फोर्सेस तो हैं बट वो सभी क्या हैं, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे पर म्यूचुअली इंटरैक्टिंग फोर्सेस लगाते हैं। यानी 1 जितना फोर्स 2 पर लगाएगा, 2 उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में 1 पर लगाएगा। तो इंटरनल फोर्सेस का जो नेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से इन फोर्सेस का एक्सेलरेशन में या स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में कोई रिलेशन नहीं हो, कोई यूज़ नहीं होता है। ये पत्थर तभी चलेगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज होगा जब तुम बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। ठीक है, नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो और इधर से कोई दूसरा आदमी भी फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, ये मान लो F1 फोर्स है और इधर से एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, ये F2 है। अगर कोई अपोज कर रहा है तो इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों में से जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। तो इन बातों पर हम बाद में आएंगे, बस अभी इतना समझ लो कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तभी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, यानी तभी एक्सेलरेशन होगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यानी उसमें एक्सेलरेशन है, तो उस पर फोर्स ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स लगे ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्प्रिंग लें और इसमें हम एक मास बॉडी अटैच कर दें m1 मास का, और इसी स्प्रिंग में m1 को हटाकर फिर m2 को ऐड कर दें, m2 को कनेक्ट कर दें, और फिर स्प्रिंग को हम कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रेच करें। मान लो स्प्रिंग को यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, x मान लो इसकी लेंथ में चेंज कर दिया, और फिर इस मास बॉडी को यहाँ लाकर हमने रिलीज़ कर दिया। तो रिलीज़ करने से क्या होगा, स्प्रिंग तो सबने देखा ही है, अपने डेली लाइफ में कई बार स्प्रिंग देखा होगा। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो वापस अपने रिलैक्स्ड पोजीशन की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर कुछ हमने स्प्रिंग में एक्सटेंशन किया, m1 मास के बॉडी को यहाँ तक खींचा और फिर छोड़ दिया, ये वापस मान लो a एक्सेलरेशन से जाने लगा, a1 लिख लेते हैं। इसी तरह m2 को भी हमने
यहाँ तक लाया तो स्प्रिंग फिर से स्ट्रेच हो गया और इतना ही एक्सटेंशन किया था जितना m1 के केस में किया। फिर m2 को लाकर यहाँ छोड़ दिया तो m2 मान लो a2 एक्सेलरेशन से इधर जाने लगा। तो ये जो लॉ है, इस लॉ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि, और ये हमें पता है कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होता है x, उस पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचें, जितना ज़्यादा हम खींचते जाएंगे स्प्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है, फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा वो x पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही केसेस में x सेम है, सेम स्प्रिंग था, यानी दोनों ही केसेस में फोर्स सेम होगा। तो फर्स्ट वाले केस में मान लो कि फोर्स F1 था, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग F1 की वैल्यू क्या होगी, m1a1, और सेकेंड केस में इसी तरह F2 की वैल्यू क्या होगी, m2a2। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग सेम था, एक्सटेंशन भी सेम था, इट मीन्स F1 और F2 दोनों सेम फोर्सेस होंगे, बराबर होंगे, यानी कि m1a1 विल बी इक्वल टू m2a2। ठीक है, मतलब कि मास और एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स सेम है तो मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही सेम हमें मिलेगी। तो ये रिलेशन फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अभी वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में, स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स भी काम नहीं कर रहा होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तुम अभी जहाँ बैठे हो जिस रूम में, उसके आसपास भी अगर देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। सपोज़ ये मेरे पास एक कप है, लगभग हमेशा ही रहता है मेरे टेबल में चाय पीने की आदत की वजह से। सपोज़ ये कप है, ठीक है, तो इस कप के स्टेट ऑफ मोशन में अभी कोई चेंज नहीं हो रहा, ये अपनी जगह पर रखा हुआ है। इट मीन्स कि इस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में फोर्स तो लगा रहे होंगे, बट ये कप अभी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है, अपनी जगह पर रखा हुआ है। इट मीन्स इस कप पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? फोर्सेस तो हमेशा ही एक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी अर्थ पर हैं, पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा एक्ट कर ही रहा है। लेकिन फिर भी ये कप अपनी जगह पर है, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि मान लो ये हमारा कप था, ठीक है, ये कप था, ये अपनी जगह पर है, यहाँ से स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पता ही है mg होता है, इस पर एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर ज़ीरो क्यों हुआ? ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा हाथ था, हाथ का जो रिएक्शन फोर्स है R, वो इस फोर्स को नलीफाई कर रहा होगा। किस फोर्स को? mg को। ये हम किस बेसिस पर कह सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सिंस द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, इट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? इस पर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं? mg डाउनवर्ड है, r अपवर्ड है। तो अगर हम डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, इधर हमने पॉजिटिव लिया अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो mg ऐसे क्या लिखते हैं? ma, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखो fg लिख देते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। fg को ma की बजाय mg लिख दिया, बिकॉज g और a एक ही बात है, बट ये क्योंकि स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने उसको g लिख दिया। तो mg इज़ डाउनवर्ड और r जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है। जब हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते हैं, हमेशा प्लस ही लिखते हैं। हाँ, अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। वेक्टर फॉर्म में जब फोर्सेस को लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे थे, mg और r।
mg और r वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसीलिए यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है mg वेक्टर इक्वल टू माइनस r वेक्टर। तो ये जो माइनस है वेक्टर में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि mg के अपोजिट डायरेक्शन में जो है r वेक्टर है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो ये जो रिलेशन है कौन सा, F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रिलेशन हमें अगर फोर्स पता हो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पता हो तो फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं कहाँ तक, अब हम पहुंच गए हैं इस डिस्कशन के बाद हम पहुंच रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही बात बताता है। क्या बताता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा वाला पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाया उसको बोल सकते हैं एक्शन, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले पर जो फोर्स लगाया उसको बोल सकते हैं रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ भी कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पर जितना फोर्स लगाया दूसरा उतना ही पहले वाले पर लगाएगा। तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। 1 का मास सपोज़ है 5 किलोग्राम और 2 का मास है सपोज़ 15 किलोग्राम। जानबूझकर ऐसे नंबर्स ले लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए, अभी हमें खाली समझना है। और इधर से इस पूरे सिस्टम पर मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के 1 और 2 कांटेक्ट में हमेशा एक साथ रहते हैं, ऐसे एक दूसरे में सटे हुए हैं 1 और 2, ये इनका कांटेक्ट सरफेस है। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, तो अगर हम फोर्स हमें पता है, मास पता है सिस्टम का, m1 m2 दोनों पता है, तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो आ जाता है 20 न्यूटन बाय मास कितना है m1 प्लस m2 20 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। ये दोनों ऐसे आपस में सटे हुए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इधर चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि 1 ने 2 पर कितना फोर्स लगाया, और फिर ये चेक करना है क्या 2 1 पर उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, ये हमें पता करना है। तो इस डिस्कशन से क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो इस एक्सेलरेशन से राइट साइड में जा रहा है। इट मीन्स 1 का एक्सेलरेशन भी इतना ही है, 2 का एक्सेलरेशन भी इतना ही है। तो अब फिर हम इसी चीज़ को उल्टा लेके जाएंगे, किसको, F इक्वल टू ma जो हमारे पास है, इसमें अभी क्या बोला था कि अगर फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। तो 1 का मास हमें पता है और 1 का एक्सेलरेशन भी पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर ये कितना फोर्स इस पर लग रहा होगा ये पता चल जाएगा। 2 के लिए भी ऐसे ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हम यही चेक करके देखते हैं कि 1 ने 2 पर कितना फोर्स लगाया, 2 ने 1 पर कितना फोर्स लगाया। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम क्या, बहुत छोटी सी बात है, इस बात को समझने के लिए हम 1 और 2 को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। मान लो कि 2 को हमने सेपरेटली ऐसे बना लिया, ठीक है, सिस्टम से अलग कर लिया। अब हम एक एक की बात कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, बट हम अभी कैलकुलेशन के लिए 2 को अलग कर लेते हैं। तो 2 इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मास हमें पता है कितना था, 15 किलोग्राम, और इस पर जो 1 ने फोर्स लगाया, देखो डायग्राम में देखो, ये जो 20 न्यूटन फोर्स है ये यहाँ एक्ट कर रहा था इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ एक्शन जो इस फोर्स का था वो यहाँ पर था, 2 पर नहीं था। 2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 2 पर 1 फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम बोल देते हैं F12, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, या 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया, तो 2 पर जो फोर्स है
वो F12 है। तो F12 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे निकालोगे? मास पता है 2 वाले का, एक्सेलरेशन पता है, तो कितना आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, ये क्या है? फोर्स बाय 1 ऑन 2, F12। अब हमें चेक करना है कि भाई 1 ने 2 पर इतना फोर्स लगाया, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, क्या 2 1 पर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है? ये हमें चेक करना है। कैसे चेक होगा? जैसे 2 को सेपरेटली बनाया वैसे ही 1 को भी बना लो। सेपरेटली हमने ले लिया। अब देखो, जो टोटल फोर्स इधर से ऐड कर रहा था वो तो 1 पे है ही, देखो यहाँ दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में, 20 न्यूटन ऐड कर रहा है। और इधर से हम क्या कर रहे हैं? अभी क्या बोला कि अगर 1 ने 2 पे फोर्स लगाया है तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा, तो उसको हम लिख देते हैं F21। हमें F21 को कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग 1 ने 2 पे जितना फोर्स लगाया यानी इतना, क्या 2 भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाता है? तो कैसे चेक होगा? देखो, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, और ये 1 वाला इसी एक्सेलरेशन से जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है? तुम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देख लो किस डायरेक्शन में है। इस केस में एक्सेलरेशन है राइट साइड में, ठीक है? तो जो फोर्स राइट साइड में होगा उसको पॉजिटिव ले लेना, और जो लेफ्ट में होगा उसको नेगेटिव ले लेना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो डायरेक्ट 20 न्यूटन यहाँ पर लिख लो, इसको F मान लेते हैं, F, ठीक है? और F21 यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस माइनस का, इक्वल टू क्या होगा? ma। इस फोर्स का इस बॉडी का मास था m1 और ये a, ठीक है? तो अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो क्या आएगा? अब क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो F21 यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, इसको हटा देते हैं। ओके, तो F21 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, F21 क्या आएगा? ma माइनस F, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखोगे? ma मतलब m1a, तो m1 कितना था? 5 था, तो 5 × 1 माइनस F की वैल्यू क्या थी? 20, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15 न्यूटन। देखो, माइनस 15 न्यूटन आया F21 का वैल्यू। तो माइनस 15 न्यूटन F21 आया, माइनस 15 न्यूटन, और F12 कितना आया था? 15 न्यूटन आया था। तो ये प्रूव हो गया कि 1 ने 2 पर जितना फोर्स लगाया था 15 न्यूटन, 2 ने 1 पर उतना ही फोर्स 15 न्यूटन लगाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं तो F12 यानी 1 ने 2 पर जितना फोर्स लगाया राइट साइड में, उतना ही फोर्स 2 ने 1 पर लगाया लेफ्ट साइड में। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन लॉ है, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और ये जो हम सेपरेटली डायग्राम बनाते हैं और उसमें फोर्सेस को ट्रीट करते हैं, फोर्सेस लगा के उस बॉडी को ट्रीट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स सिस्टम से बॉडी को अलग निकाल लो और सिर्फ उस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको कंसिडर करो। जैसे हमने अभी 2 को यहाँ बनाया था, तो एक बार फिर से उसी को बना देते हैं। 2 को हमने यहाँ बनाया था ऐसे, तो 2 पर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ उसकी बात हमने करी थी, ठीक है? सिर्फ इसकी बात की थी F12, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या फोर्स बाय 1 ऑन 2। सिर्फ ये फोर्स हमने इस पर दिखाया था, ये वाला फोर्स नहीं दिखाया था क्योंकि वो डायरेक्टली 1 पर एक्ट कर रहा था, 2 पर नहीं कर रहा था। 2 पर फोर्स कौन लगा रहा था? 2 पर फोर्स एक ही फोर्स था, 1 2 पर जो फोर्स लगा रहा था। तो इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमें कैलकुलेशंस करने के लिए काम आते हैं। तो ये डिस्कशन हमारा है फोर्स और एक्सेलरेशन को लेकर। लॉज ऑफ मोशन की अगर बात कहें तो वो हमारे कंप्लीट हो गए, लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ तो वही जो इनर्शिया की बात करता है, सेकंड लॉ जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिलेट करता है फोर्स और टाइम के साथ, और थर्ड लॉ जो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ है। तो इस चैप्टर में लॉज पढ़ना तो आसान है, बट इनका एप्लीकेशन
और उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो मेन कंसर्न होगा। तो आगे आने वाले क्लास में हम तुम्हें बताएंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अगर तुम सीख लेते हो तो क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा इस चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पर एक चीज़ है जो तुम बुक से भी पढ़ सकते हो, फोर्सेस के टाइप्स। फोर्सेस के टाइप्स मेनली अगर हम लॉज ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इनके बेसिस पर इनको पढ़ सकते हो, ये खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स जब बॉडीज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। फील्ड फोर्स फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। तो हमें जैसे पता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, कोई भी मास बॉडीज़ एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा, 9 क्लास में भी पढ़ा है कि 2 पॉइंट मासेस अगर ऐसे रखे हैं M1 और M2, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर मान लो वैक्यूम भी अगर है, तो ये दोनों बॉडीज़, दोनों मास पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कितना Gm1 m2/r²। तो ये मास पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है, इनके सरफेसेस आपस में टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके बीच फोर्स लगता है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ऐसे फोर्सेस को फील्ड फोर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों मास बॉडीज़ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। फील्ड का कॉन्सेप्ट ऐसे तो 12th क्लास में तुमको प्रॉपरली समझ में आएगा कि फील्ड का मीनिंग क्या होता है, फोर्स फील्ड का मतलब। खैर अभी तुम्हें यही पढ़ लेना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। जैसे अभी जो कप यहाँ पर रखा हुआ था मेरे हाथ के ऊपर, तो उसमें कप के साथ हाथ का सरफेस कांटेक्ट में था, तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है। 1 और 2 जो बॉडीज़ के एग्जांपल बताए थे, 1 और 2 आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाना है, बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में, वो भी कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। बाकी जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो हमारे 12th क्लास सिलेबस का पार्ट है, अभी नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम एप्लीकेशन देखेंगे लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है।